नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे थे और प्राचीन सभ्यता और संस्कृति वाला टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने जो ताम्रपाषाणिक स्थल थे, जिसमें हमने आहड़ पढ़ लिया, ओजियाना पढ़ लिया, गिलून पढ़ लिया, बालाथल पढ़ लिया, और जो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति थी ताम्रपाषाणिक स्थलों की, उसमें भी हमने गणेश्वर और जोधपुरा पढ़ लिया था। और इसी के साथ ही हमारा जो ताम्रपाषाणिक जो काल था उसके प्रमुख स्थल थे, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, वो बढ़िया तरीके से और हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब विद्यार्थियों, अगला जो टॉपिक है हमारा वो हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल का जो स्थल है, हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा को पढ़ेंगे। तो कालीबंगा काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है और मतलब यहाँ से सवाल आने के लगभग चांसेस रहते हैं विद्यार्थियों। विशेष इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी विशेषताएं अपने में लिए हुए हैं और काफ़ी व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ था, है ना। तो कई लोगों ने तो इसे, जैसे दशरथ शर्मा जैसे लोगों ने तो इसे जो है हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। अब ये राजधानी रहा हो, समझिए मतलब कितना व्यापक महत्व कालीबंगा का जो है उस ज़माने में रहा होगा। तो चलिए आइए हम बिना देरी किए हम आते हैं आज के टॉपिक पर और बड़े ही दिलचस्पी के साथ इस टॉपिक को पढ़ेंगे। काफ़ी रुचिकर ये टॉपिक है, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। और इस टॉपिक से सवाल आने के चांसेस जो हैं, फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, दोनों में ही प्रबल संभावना है। उसके अलावा सीईटी में भी ये आता है, मतलब राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे लगभग यहाँ से सवाल पूछा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, ना। बहुत बार सवाल पूछा गया है, आरएस हो, प्री हो या मेंस हो, कई बार तो साक्षात्कार में भी यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। तो हम काफ़ी बढ़िया तरीके से और हम इसको जो है पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। तो क्या पढ़ेंगे हम? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की राजस्थान में स्थल नाम से मैं टाइटल डाल देता हूँ और उसमें कालीबंगा पढ़ेंगे, है ना। आज का टाइटल रहेगा हड़प्पा सभ्यता के राजस्थान में स्थल, है ना। और उसमें हम कौन सा स्थल पढ़ेंगे? 1 नंबर डाल के कालीबंगा पढ़ेंगे, ठीक है। कालीबंगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, कालीबंगा। और इसके बारे में कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताऊं। सबसे पहले इसकी खोज के संबंध में जो हमें जानकारी मिलती है वो एलपी टेसीटोरी ने और काफ़ी दिनों पहले और हड़प्पा सभ्यता के होने की बात की। हड़प्पा सभ्यता की कल्पना उन्होंने की, एलपी टेसीटोरी ने। लेकिन एलपी टेसीटोरी की बातों पर और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, है ना। एलपी टेसीटोरी की बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ठीक है, बस ऐसे ही। इन्होंने भी अपने ज़्यादा इतना मतलब पुरातत्वविद तो थे नहीं ये। एलपी टेसीटोरी तो भाषाविद थे, है ना। लेकिन इन्होंने हल्की सी कल्पना कर ली थी कि यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी, क्योंकि एलपी टेसीटोरी जो थे वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के और जो है अंडर में रहते हुए, और जो पश्चिम की जो पश्चिमी क्या पूरे राजस्थान की जो भाषाएं थी उनके ऊपर शोध कार्य ये लोग ये कर रहे थे। इटली से आए थे, 1900 करीब 12-13 के समथिंग आए थे यहाँ पे। रामचरितमानस पे पीएचडी वगैरह की। कितना विद्वान आदमी रहा होगा आप सोचिए। 1919 में वैसे डेथ हो गई थी यहीं है ना। तो खैर टेसीटोरी की बातें अलग हो गई, ठीक है। टेसीटोरी ने कल्पना जरूर कर ली थी कि यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी, लेकिन 1952 में जाके और अमलानंद घोष ने एक 17 सदस्यीय दलों के साथ यहाँ की यात्रा की और यहाँ पे पाया कि यहाँ पे कोई सभ्यता रही है ना। इस प्रकार कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में कर ली गई, ठीक है। जो कि स्वतंत्रता के बाद भारत का खोजा गया दूसरा स्थल था, फिर राजस्थान का खोजा गया पहला स्थल था, है ना। भारत का पहला खोजा गया स्थल रोपड़ था जो 1951 में, और पंजाब में खोजा गया था, जो कि भारत का स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल था, ना। इस प्रकार भारत का स्वतंत्रता के बाद खोजा गया दूसरा स्थल कौन सा हुआ? कालीबंगा हुआ। कब खोजा गया? 1952 में खोजा गया। और जब तत्कालीन समय में यह खोजा गया था तब यह श्री गंगानगर जिले में था
चूँकि उस समय जो है हनुमानगढ़ ज़िला बना नहीं था। हनुमानगढ़ ज़िला लगभग 1991 में बना था। करीब शायद 14 अप्रैल 1991 के समथिंग हनुमानगढ़ ज़िला बना है। 91 तो 1991 तो ठीक है, लेकिन 14 अप्रैल है, या आप डेट देख लेना, जितना मुझे याद आ रहा है 14 अप्रैल ही है। तो हनुमानगढ़ ज़िले जब बना 1991 में, तो फिर ये कालीबंगा हनुमानगढ़ ज़िले में चला गया, है ना। तो उसके बाद इसमें जो है 1961 से और 1969 के बीच का जो समय था, उसमें काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे उत्खनन का काम किया, जिसमें बीबी लाल है, बीके थापर है, जगपति जोशी है ना, और जो है M.K. जैन है, डी खरे है ना, और M.K. जैन क्या, S.P. जैन है, M.K. श्रीवास्तव है, सॉरी S.P. श्रीवास्तव है ना। तो मतलब काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे जो है उत्खनन का काम किया था। वो सारी बातें अभी हम लिखेंगे, बस मैं बोल के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो जब यहाँ पे उत्खनन का काम किया, सॉरी, यहाँ पे जब उत्खनन का काम किया तो कुल 5 स्तरों पे और यहाँ पे जो है उत्खनन कार्य हुआ। और हड़प्पा सभ्यता के जो प्राक हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन साक्ष्य यहाँ से हमको देखने को मिले विद्यार्थियों, ठीक है। तो और जब तीनों कालों के जब साक्ष्य मिले, हड़प्पा के प्रारंभिक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तरवर्ती हड़प्पा कालीन साक्ष्य जब यहाँ से मिले, तो उस आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने और कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी होने की बात बताई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की पहली 2 राजधानियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो रही थी, और तीसरी राजधानी कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने बताया था। लेकिन आलचिन दंपत्ति ने इस मत का खंडन किया था, दशरथ शर्मा के इस मत का, कि कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी थी, है ना। इस मत का खंडन किसने किया? आलचिन दंपत्ति ने किया। लेकिन बीबी लाल का मानना ये था कि हड़प्पा सभ्यता को तीसरी राजधानी बताने वाले जो लोग थे वो HD सांकलिया थे। तो इस प्रकार से कुछ तथ्यात्मक बातें हैं जो हमें इसके खोज, उत्खनन और इसके संबंध में जो लोग कार्य कर रहे थे उनके बारे में ये जानकारी है। कई बार इस बेसिक जानकारी से सवाल आ जाते हैं और कई बार इसकी विशेषताओं से सवाल आते हैं, है ना। तो पहले मैं ये बेसिक जानकारी लिख देता हूँ और उसके बाद विद्यार्थियों हम इसकी विशेषताओं पे आएंगे। विशेषताएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, विशेषताओं से सवाल आने की संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन कई बार बेसिक जो परिचय है उससे भी सवाल आ जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो सबसे पहले परिचय लिखूंगा। हाँ, कालीबंगा जो है, इसका नाम जो कालीबंगा पड़ा वो यहाँ पे काले रंग की चूड़ियाँ अधिक मिली हैं, उनके आधार पर कालीबंगा नाम पड़ा है। काली मतलब काली, बंगा मतलब चूड़ी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अवस्थिति क्या है इसकी? अवस्थिति जो है वर्तमान में तो है ये हनुमानगढ़ में, है ना, वर्तमान में हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़, है ना। और तत्कालीन मतलब है खोज के समय, तत्कालीन का मतलब है खोज के समय। खोज के समय कहाँ थी ये? खोज के समय ये थी श्रीगंगानगर में, है ना, श्री गंगानगर में थी, ठीक है। खोज के समय कहाँ थी? श्रीगंगानगर में थी, ठीक है। और ये जो है सरस्वती व दृष्टवती नदी जो बहा करती थी पहले, उसके स्थान पे जो बहती है घग्गर नदी के किनारे यह जो स्थल था वो विकसित था, है ना, घग्गर नदी के किनारे, है ना, घग्गर नदी के किनारे, है ना, घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। एक बात तो हुई है। बात करें हम इसकी जो है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? शब्द का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? तो शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, है ना, काले रंग की चूड़ियाँ, ये शब्द का अर्थ होता है। क्योंकि बंगा का अर्थ क्या होता है? चूड़ी,
है ना। बंगा का अर्थ क्या होता है, चूड़ी होता है, तो काली बंगा से अर्थ हो गया काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, अब हम बात करें इसकी खोज के विद्यार्थियों, तो सबसे पहले खोज के बारे में एलपी टेसीटोरी ने कल्पना जरूर की थी, है ना। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा एलपी टेसीटोरी सर्वप्रथम यहाँ सभ्यता स्थल होने की कल्पना कर ली थी। ठीक है, एलपी टेसीटोरी ने यहाँ पर सर्वप्रथम यहाँ सभ्यता स्थल होने की कल्पना कर ली थी, मगर इसकी खोज का काम कब हुआ, क्योंकि टेसीटोरी जो था, एलपी टेसीटोरी का निधन 1919 में हो गया था ना। रामचरितमानस में पीएचडी की थी इस बंदे ने। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई बंदा जो है इटली से आया था, ये एलपी टेसीटोरी, और इटली से जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो थे, एक अंग्रेज थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, उन्होंने राजस्थानी भाषा पर अध्ययन करने के लिए, राजस्थानी भाषा पर शोध करने के लिए इस बंदे को बुलाया था। आप सोचिए 1889 में इस बंदे का जन्म हुआ था और 1912 में भारत आ गया, यानी कि 12 साल तो ये और 11 साल वो, 12 और 11 23 साल की उम्र में ये बंदा भारत आया, और रामचरितमानस जैसे एक जटिल महाकाव्य पर, इतने जबरदस्त भाषा है उसकी, उसके ऊपर पीएचडी करना, आप सोचिए एक बंदे के लिए कितना मुश्किल होता होगा। 23 साल का बंदा इटली की भाषा सीखा होगा, विदेश की भाषा सीखा होगा, हिंदी सीखा होगा, फिर यहाँ पे आया, फिर संस्कृत सीखी होगी, फिर रामचरितमानस जैसे ग्रंथ पर जो आज तक हमारे खुद समझ में नहीं आता, इस बंदे ने उसके ऊपर पीएचडी की। कितना गहन अध्ययन किया होगा, कितना टैलेंटेड रहा होगा, और 1919 में जो इस लोक से विदा हो गया, है ना। ऐसे ये लोग थे, साधारण इंसान, साधारण काम नहीं है ये, लेकिन फिर भी देखो तभी तो आज हम इनको पढ़ते हैं ना। इसके बाद देखो खोज की हम बात करें तो 1952 में अमलानंद घोष ने 17 सदस्यीय दल द्वारा कालीबंगा स्थल का उत्खनन किया, वे पाया कि यहाँ पर सभ्यता स्थल है, यहाँ पर सभ्यता स्थल रहा है, यह लिखेंगे यहाँ पे, यह सभ्यता स्थल रहा है ना, ये ठीक है, यह सभ्यता स्थल रहा है। इस प्रकार 1952 में और अमलानंद घोष को और कालीबंगा का खोजकर्ता माना जाता है ना, एलपी टेसीटोरी को नहीं माना जाता, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है ना। इसलिए हमने लिखूंगा यहाँ पे सॉरी, इसीलिए अमलानंद घोष को कालीबंगा स्थल का क्या माना जाता है, कालीबंगा स्थल का खोजकर्ता माना जाता है, कालीबंगा स्थल का खोजकर्ता माना जाता है। किसे? अमलानंद घोष को। कब? 1952 में। इस प्रकार कालीबंगा जो है स्वतंत्रता के बाद
भारत का स्वतंत्रता के बाद खोजा गया भारत का दूसरा पुरातात्विक स्थल था, है ना, जबकि राजस्थान का पहला पुरातात्विक स्थल बना। ये बात भी हम लिखेंगे, कई बार यहाँ से सवाल बन जाता है। इस प्रकार इस प्रकार कालीबंगा स्वतंत्र भारत का खोजा गया दूसरा पुरातात्विक स्थल बना। वे राजस्थान का पहला पुरातात्विक स्थल बना। राजस्थान का पहला पुरातात्विक स्थल बना, है ना। भारत का पहला पुरातात्विक स्थल कौन सा था? मैं यहाँ पे भारत का पहला लिखूं। भारत का पहला जो स्थल था विद्यार्थियों, वो था रोपड़। कौन सा था? रोपड़, पंजाब वाला। रोपड़, पंजाब। कब खोजा गया था? 1951 में। ठीक है, रोपड़ पंजाब वाला ना। यहाँ से हमको पता हो चांदी का मुकुट मिला है रोपड़ पंजाब से, है ना। ये सारी बातें इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। मेरी मूर्खता समझ सकते हैं आप, है ना। खैर चलो, ये बात हो गई यहाँ पे विद्यार्थियों। और आगे हम बात करें, यहाँ पे जो है इन लोगों ने जो उत्खनन काम किया था उसमें काफ़ी सारे नाम जो है हमको देखने को मिलते हैं उत्खनन में। जैसे मैं बात करूँ बीबी लाल, बी के थापर, के खरे, है ना, इस प्रकार के नाम मिलते हैं। जो है के खरे वगैरह का नाम मिलते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके प्रमुख उत्खननकर्ता निम्नलिखित रहे, है ना। यहाँ से विद्यार्थियों भी किसी एग्जाम में जो है सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खननकर्ता नहीं रहे, है ना। तो इस प्रकार का सवाल जो है वो अक्सर विद्यार्थियों देखने को मिलता है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, जैसे बीबी लाल का नाम लिखना चाहूँगा, है ना, बीबी लाल। तो यहाँ से क्या है सवाल आता है ना, अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था शायद। बीबी लाल, बी के थापर, ठीक है, डी खरे, बी के थापर, डी खरे, ठीक है। इसके अलावा एसपी जैन, है ना, एसपी जैन, है ना, एसपी श्रीवास्तव, ठीक है। इसके अलावा जो है एम के श्रीवास्तव का नाम और मिलता है, सॉरी के एम श्रीवास्तव, है ना, के एम श्रीवास्तव, ठीक है, आदि। सॉरी, जगपति जोशी का नाम लिखना भूल गए, आदि को हम यहाँ से मिटा रहे हैं, ठीक है। जगपति जोशी का नाम और लिखेंगे हम यहाँ पे, जगपति जोशी, है ना। इम्पोर्टेंट नाम तो हम भूल ही रहे हैं। जगपति जोशी जी का नाम काफ़ी बार पूछा गया नाम है। आदि, अब लिखते हैं आदि, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग रहे हैं यहाँ पे उत्खनन करने में, लेकिन इतने लोगों का नाम भी हमने ध्यान रख लिया तो हमारा काम जो है विद्यार्थियों आसानी से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सवाल पूछ लेते हैं। अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा भी गया था कि निम्नलिखित में से कौन
और कालीबंगा में उत्खननकर्ता के रूप में नहीं रहा। तो वहाँ पे है जो लोग बड़े कंफ्यूज हो गए थे, लोगों को पता ही नहीं था कि ये कहाँ से पूछ लिए, क्योंकि अधिकांशतः हम जो है बीबी लाल और बीके थापर का नाम ही पढ़ते हैं कि इन दोनों ने ही काम किया था ना। तो बीबी लाल का तो अभी हाल ही में देहावसान भी हुआ था 2022 में, ठीक है, और काफ़ी अच्छे नाम हैं ये, आपको इनको पढ़ना चाहिए अच्छे से, है ना, और याद रखना, कम से कम ये नाम तो याद रखना, यहाँ से सवाल फिर बन सकता है ना। तो एक बात हो गई ये, इन लोगों ने यहाँ पे जो उत्खनन का कार्य किया, उस उत्खनन के कार्य में इन लोगों ने 5 स्तरों से और हड़प्पा काल के जो 3 काल हैं उनके साक्ष्य यहाँ से प्राप्त किए, है ना, ठीक है। तो मैं ये बात यहाँ पे लिखना चाहूँगा आगे कि यहाँ पे लिखूँगा कि उक्त सभी ने उत्खनन कार्य किया, उत्खनन कार्य किया। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई, है ना, और खोज क्या होता है, एक बार खोज लिया तो जैसे खोज तो किसी एक बंदे ने की, अमलानंद घोष ने की, लेकिन फिर बाद में उसमें उत्खनन का जो काम किया, उसमें साक्ष्य ढूंढने का जो काम किया, वो बहुत सारे लोग करते हैं ना। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे लोग हैं, उन सभी ने उत्खनन का कार्य किया। यहाँ से विभिन्न स्तरों पर विभिन्न काल के, मैं इस प्रकार से लिखेंगे, विभिन्न काल में 5 स्तरीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, 5 स्तरीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। विभिन्न काल में 5 स्तरीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है, 5 स्तरीय, ध्यान रखना। जैसे हमने बागुर में पढ़ा था 3 स्तर मिले, है ना, गणेश्वर में पढ़ा, वहाँ भी 3 स्तर मिले, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे 5 स्तर मिले हैं, है ना। 5 स्तरों को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है, इन यहाँ पर भी, है ना। 5 स्तरीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता के तीनों कालों को दर्शाते हैं, तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना, जो कि हड़प्पा सभ्यता के तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। तीनों काल कौन कौन से, तीनों कालों की हम बात करें तो अगले पन्ने पे मैं बात करता हूँ, अगली स्लाइड पे करता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, ठीक है। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, या आप इसको जो है पॉज करके और फिर लिख लें, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ और अब हम हड़प्पा सभ्यता के जो तीनों काल हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वैसे तो मैं हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी डिटेल से और हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा चुका हूँ, करीब 14-15 घंटे मैंने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ाने में लिए हैं। आपको YouTube पे और कहीं पर भी हड़प्पा सभ्यता के ऊपर फ्री में ऐसे 14 क्लासें मिलना नामुमकिन है। आप उठा के देखना संपूर्ण YouTube का इतिहास विद्यार्थियों, और जो है हड़प्पा सभ्यता पे आपको 14 घंटे की क्लास मिल जाए, 14 घंटे में जाके हड़प्पा सभ्यता को पूरा करवाया हो, इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं कि सवाल बाहर जाएगा ही नहीं, है ना। तो देखिए सॉरी, हड़प्पा सभ्यता के तीनों काल कौन कौन से हैं, तो मैं बताऊं, एक काल तो है प्राक हड़प्पा, है ना, प्राक हड़प्पा। अभी समझाता हूं प्राक हड़प्पा क्या है। प्राक हड़प्पा काल, दूसरा है विकसित हड़प्पा काल, विकसित हड़प्पा काल, है ना, प्राक हड़प्पा काल, विकसित हड़प्पा काल, और उत्तर हड़प्पा काल, उत्तर हड़प्पा काल, ठीक है। ये 3 काल मिले। देखो, जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो मूल काल माना जाता है, विकसित काल, वो माना जाता है ये वाला काल है। इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ,
ये काल माना जाता है 2600 से 1900 बीसी, है ना, ईसा पूर्व, है ना, 2600 बीसी से 1900 ईसा पूर्व का काल। ये तो था विकसित हड़प्पा का काल। अब इससे पहले का काल तो प्राक हड़प्पा, प्राक का मतलब हड़प्पा से पहले का काल, और उत्तर हड़प्पा का मतलब है हड़प्पा के बाद का काल, है ना। तो ये जो काल माना जाता है विद्यार्थियों, ये माना जाता है 3300 से 2600 बीसी, है ना, यानी कि ये फिर 2600 से ये शुरू हो जाएगा और 1900 खत्म होगा, तो ये 1900 से शुरू हो जाएगा ना, ऐसे 1900 से, और ये 1300 बीसी का काल, है ना। तो ये काल रहता है विद्यार्थियों, ठीक है। तो ये जो काल रहता है ये प्राक हड़प्पा काल, विकसित हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल है, ठीक है। तो ये तीनों कालों के साथ हमको कालीबंगा से जो है देखने को मिले हैं, और इन तीनों कालों के साथ मिलने के कारण हड़प्पा सभ्यता को, सॉरी, कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने क्या कहा है, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है ना। तो ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। क्या बात है, देखिए, मैं यहाँ पे ये लिखना चाहूंगा कि इस प्रकार कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता के तीनों कालों के साक्ष्य मिलने के कारण दशरथ शर्मा, है ना, चौहान राजवंश के ऊपर पीएचडी की थी इन्होंने, द अर्ली चौहान डायनेस्टी, है ना, आरंभिक चौहान राजवंशों का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, ठीक है, दशरथ शर्मा ने। तो साक्ष्य मिलने के कारण दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था, है ना, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था, ठीक है। किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने कहा था। ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं इसको कि हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था, किसे कहा था, ये भी पूछ लेते हैं। कालीबंगा को कहा जाता है, और किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने कहा था। लेकिन आलचिन दंपत्ति ने ये कहा था, मतलब इस मत का आलचिन दंपत्ति ने खंडन किया था कि हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा नहीं रही। दशरथ शर्मा ऐसे ही फेंकते हैं, है ना, ये गप्पे लड़ाते हैं। दशरथ शर्मा ऐसे कहते थे, आलचिन दंपत्ति दोनों पति पत्नी थे। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि दशरथ शर्मा के इस मत को, है ना, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, वो ये बात है कि दशरथ शर्मा के इस मत का खंडन आलचिन दंपत्ति ने किया। आलचिन दंपत्ति ने किया, है ना। दशरथ शर्मा के इस मत का खंडन, ये ख है ना, खंडन आलचिन दंपत्ति ने किया, ठीक है। लेकिन विद्यार्थियों एक चीज और मिलती है यहाँ पे। बीबी लाल ये कहते हैं कि तीसरी राजधानी कालीबंगा को तो बताया गया है, लेकिन दशरथ शर्मा द्वारा नहीं, HD सांकलिया द्वारा बताया गया है ना। तो ये फैक्ट और मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि बीबी लाल के अनुसार, बीबी लाल के अनुसार तीसरी राजधानी का मत HD सांकलिया का था, HD सांकलिया का था, है ना। तीसरी राजधानी का मत किसका था? HD सांकलिया का था। ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये थे हमारे कालीबंगा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो मैंने आप तक साझा की। अब हम इसकी प्रमुख विशेषताओं को पढ़ेंगे
यानी कि तीनों काल की विशेषताओं को हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले प्राक हड़प्पा काल की विशेषता पढ़ेंगे, फिर विकसित हड़प्पा काल की विशेषता पढ़ेंगे और फिर हम उत्तर हड़प्पा काल की विशेषताओं को पढ़ेंगे और तब जाके हमारा जो है कालीबंगा पूरा हो पाएगा विद्यार्थियों। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अब प्राक हड़प्पा काल की ओर और प्राक हड़प्पा काल की क्या क्या विशेषताएं रही थी वो सारी विशेषताएं आज हम जानने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप हेडिंग डाल दीजिए प्राक हड़प्पा काल और उस प्राक हड़प्पा कालीन कालीबंगा की विशेषताएं, ये हेडिंग डालेंगे हम, है ना। तो हेडिंग क्या रहेगी हमारी? हेडिंग रहेगी प्राक हड़प्पा कालीन कालीबंगा, प्राक हड़प्पा कालीन कालीबंगा की प्रमुख विशेषताएं, है ना। प्राक हड़प्पा कालीन कालीबंगा की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो क्या क्या विशेषताएं थी ये सारी बातें आज हम जानने वाले हैं। तो इसकी प्रमुख विशेषता के रूप में मैं आपको बताऊं, पहली विशेषता तो ये थी कि यहाँ से जो है हमको जो प्राचीनतम खेती किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, है ना। प्राचीनतम खेती किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं जिसमें सरसों और चना एक साथ बोए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है, काफ़ी बार पूछा गया ये सवाल है कि विश्व में प्राचीनतम खेती के भी माने जाते हैं। कई जगह तो ये लिखा मिलता है कि विश्व में प्राचीनतम खेती जो एक साथ दो फसलों की खेती हो, है ना, जिसमें सरसों और चना इन दोनों की एक साथ जो है खेती की जाती थी यहाँ पे, है ना। तो पहली विशेषता के रूप में हम यही लिखेंगे। इम्पोर्टेंट विशेषता है विद्यार्थियों, पहली विशेषता ये है कि यहाँ से एक साथ दो फसलों कौन कौन सी? सरसों व चना, एक साथ दो फसलों की खेती किए जाने के साक्ष्य मिले हैं, है ना, किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और ये जो खेत मिला है एक साथ दो दो फसलों के किए जाने का, ये खेत जो कालीबंगा का जो परकोटा नगर था, जो कालीबंगा को परकोटा जो सुरक्षा के लिए चारों ओर से एक दीवार बना दी जाती थी जिसको परकोटा कहते हैं, गढ़ी दुर्ग कहते हैं, गढ़ क्षेत्र कहते हैं, तो उससे बाहर था ये, है ना। तो हम कहेंगे यह खेत, ये सवाल पूछते हैं ना, यह खेत कालीबंगा के परकोटे से बाहर था। कालीबंगा के परकोटे से बाहर कालीबंगा बाहर था, है ना, बाहर था। और इसकी जो दिशा थी ना, कई बार दिशा भी पूछते हैं कि किस दिशा से मिला है। एक सवाल मैंने देखा कि ये पूछा कि कालीबंगा जो स्थल था उससे किस दिशा में और जुता हुआ खेत मिला है ना। तो देखियो मैं इनकी दिशा आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूं विद्यार्थियों। मान लें कि हम ये जो है ये हमारा हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय है। ठीक है, क्या है? हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय है। तो हनुमानगढ़ के जिला मुख्यालय से जो हमें है पश्चिम और दक्षिण दिशा में, है ना। देखो ये तो हो गई इसकी उत्तरी दिशा, उत्तर, ये हो गई पूर्व, ये हो गई पश्चिम और ये हो गई दक्षिण दिशा ना, इसी प्रकार से होती है। तो इसके इस दिशा में यहाँ पर तो हमें मिला है कालीबंगा। क्या मिला है? कालीबंगा का जो स्थल है वो मिला है कालीबंगा। ठीक है, हनुमानगढ़ के जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम दिशा में, या है ना, दक्षिण पश्चिम दिशा में तो कालीबंगा अवस्थित था। और कालीबंगा के दक्षिण पूर्व में, अब ये जो कालीबंगा है इसका दक्षिण पूर्व कौन सा होगा? ये वाला सिरा ना। इसका दक्षिण पूर्व कौन सा होगा? ये वाला सिरा दक्षिण पूर्व होगा। तो यहाँ इस दक्षिण पूर्व दिशा में, यानी कि यहाँ पर खेत मिला है ना, दक्षिण पूर्व दिशा में खेत मिला है ना, इस दिशा में खेत मिला है। तो आप इस स्थिति को समझ गए होंगे, है ना। ये तो है कालीबंगा की अवस्थिति पूछे, मतलब हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के संदर्भ में कालीबंगा की अवस्थिति पूछे
मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। देखो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, आप ये अपने स्तर पे बना सकते हो ना। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं फिर से लिख दूंगा, और इस बात को मैं लिख देता हूँ शब्दों में, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा दूसरी विशेषता के रूप में लिख लेते हैं। चलो दूसरी विशेषता क्या, नोट डाल के लिखेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा, नोट डाल के लिख लेते हैं। ठीक है, नोट डाल के लिखे, मैं रेड पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम लिखेंगे कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में कालीबंगा स्थल अवस्थित था। कालीबंगा स्थल अवस्थित था, है ना, कालीबंगा स्थल अवस्थित था। ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा समझ में आ गई, है ना। ये वाली जो दिशा होती है ये वाली है ना, दक्षिण पश्चिम, है ना, जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, है ना। तो ये जो बीच वाली दिशा है ये वाली, ये कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम दिशा होगी, है ना। तो यदि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय यहाँ पे है तो कालीबंगा इस दिशा में आएगा, यहाँ पे, है ना। अब ये मान लो, अब यहाँ पे मान लो हम कालीबंगा को मान लें, ये बीच में कालीबंगा स्थल है, तो जुता हुआ खेत किस दिशा में लाए, इस दिशा में लाए, है ना, इस प्रकार से। तो अब हम लिखेंगे वह जुता हुआ खेत, है ना, वह जुता हुआ खेत कालीबंगा स्थल के दक्षिण पूर्व में था, पूर्व में मिला है, है ना, जो कि परकोटे के बाहर है, जो कि परकोटे के बाहर मिला है, जो कि परकोटे के बाहर मिला है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इंपॉर्टेंट है, दोनों सवाल पूछे गए हैं, कालीबंगा की अवस्थिति पूछी गई है और खेत की भी अवस्थिति अब से पहले पूछी जा चुकी है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और ये बात भी पूछी जा सकी है कि जो खेत मिला है वो परकोटे के अंदर मिला है या परकोटे के बाहर था, है ना। तो कालीबंगा से तो काफी गहराई से सवाल पूछा गया है, छोटे छोटे एग्जामों में, सीईटी जैसे एग्जामों में भी, और काफी गहराई से सवाल पूछा गया है ना, इसलिए आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है साथियों, तो एक बात हो गई है, और इसमें से हमको जो है जो साक्ष्य मिले हैं, खेती की साक्ष्य की मैंने बात की, सरसों व चना के साक्ष्य मिले हैं, इसके अलावा गेहूं व जौ के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, गेहूं और जौ के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। तो मैं एक बात और लिखना चाहूंगा, गेहूं व जौ के साक्ष्य भी मिले हैं, है ना, गेहूं व जौ के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, एक बात हो गई ये। दूसरी बात विद्यार्थियों, दूसरी विशेषता प्राक हड़प्पा कालीन कालीबंगा की ये है कि यहाँ से जो आवास मिले हैं वो कच्ची ईंटों के बने हुए मिले हैं, जो ये दर्शाते हैं कि कालीबंगा जो है बिल्कुल गरीब बस्ती रही होगी, है ना, मतलब गरीबों की बस्ती रही होगी, दीनहीनों की बस्ती रही होगी, क्योंकि जो पैसे वाले लोग रहते हैं वो तो पक्की ईंटों के मकानों में रहते होंगे, अच्छे मकानों में रहते होंगे, लेकिन यहाँ से एकदम टूटे फूटे कच्चे ईंटों के बने हुए मकान मिले हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि कालीबंगा जो है गरीबों की बस्ती रही होगी। तो कई बार ये भी सवाल पूछ लेते हैं कि गरीबों की बस्ती कौन सी थी, है ना, तो वहाँ पे ऑप्शन दे देंगे, आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर और जो भी है ओजियाना वगैरह। तो गणेश्वर में तो पूरे मकान पत्थर के मिले हैं, ईंटों का प्रयोग ही नहीं हुआ है, ना कच्ची ना पक्की, है ना। तो और कालीबंगा में दिनहीन जो है कच्ची कच्ची ईंटों के मकान अधिक मिले हैं। ठीक है, आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो दूसरी विशेषता मैं यहाँ पे लिखूं, दूसरी विशेषता है कि यहाँ से कच्ची ईंटों से बने आवास मिले हैं जो
इनकी गरीब स्थिति के द्योतक हैं, जो इनकी गरीब स्थिति के द्योतक हैं। अनुमान लगाया जाता है कि यह गरीबों की बस्ती रही होगी। यह गरीबों की बस्ती रही होगी। ठीक है, अनुमान लगाया जाता है कि यह गरीबों की बस्ती रही होगी। एक बात हो गई है। तीसरी विशेषता विद्यार्थियों मैं बताऊं तो यहां से हमें दो प्रकार के मृदभांड मिले हैं, है ना। यहां से दो प्रकार के मृदभांड मिले हैं, है ना। दो प्रकार के मृदभांड मिले हैं, जिसमें एक प्रकार तो है गुलाबी मृदभांड, है ना, गुलाबी मृदभांड, है ना। गुलाबी मृदभांड जो है, जो सौंथी जो स्थल था, सौंथी बीकानेर में पड़ता है, सौंथी स्थल, तो सौंथी से भी जो है हमें गुलाबी प्रकार के मृदभांड ही मिले हैं, इसलिए कालीबंगा को द्वितीय सौंथी भी कहा जाता है ना। सौंथी खोज अमलानंद घोष ने की थी करीब 1953-54 के समथिंग, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा इस प्रकार के मृदभांड, है ना, सौंथी प्रकार के जो मृदभांड हैं, इस प्रकार के मृदभांड सौंथी सभ्यता से भी मिले, सौंथी सभ्यता से भी मिले, इसलिए कालीबंगा को, है ना, इसलिए कालीबंगा को द्वितीय सौंथी कहा जाता है, इसलिए कालीबंगा को द्वितीय सौंथी कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, आप लिख लें, सौंथी बीकानेर में है और सौंथी की खोज अमलानंद घोष ने की थी करीब 1953-54 में। ठीक है, ये बात आप लिख लेना। ग्रामीण संस्कृति थी सौंथी। ठीक है, इसलिए आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। सौंथी भी कई बार पूछ लेते हैं, द्वितीय सौंथी किसे कहा जाता है, कालीबंगा को कहा जाता है ना। ठीक है, मृदभांडों के आधार पर, गुलाबी रंग के मृदभांडों के आधार पर। दूसरे प्रकार के मृदभांड जो थे वो ब्लैक एंड रेड वेयर प्रकार के मृदभांड थे, जो कि विकसित हड़प्पा काल में मिलते हैं ना। तो द्वितीय प्रकार के जो मृदभांड थे, दूसरे प्रकार के मृदभांड वो हमारे थे ब्लैक एंड रेड वेयर, है ना, ब्लैक एंड रेड वेयर, है ना, BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं काले व लाल मृदभांड, है ना, काले व लाल मृदभांड, है ना, काले व लाल मृदभांड, है ना। ये भी 6 प्रकार के थे, फैब्रिक ए, फैब्रिक बी, फैब्रिक सी, फैब्रिक डी, फैब्रिक ई, इस प्रकार से बटे हुए थे, है ना। F तक चले जाएंगे ना, ABCDEF, ठीक है, F तक चले जाएंगे। ठीक है, ये 6 प्रकार के थे, ये 6 प्रकार के थे, है ना। 6 प्रकार के कौन से, फैब्रिक A B C D E और F। ठीक है, इसमें फैब्रिक शब्द लगाते जाना और ये सारे विशेषताएं हो जाएंगी। इनके कलर के आधार पर और ये विभाजन किया गया था, है ना, फैब्रिक ए, फैब्रिक बी, है ना। जैसे ये था गुलाबी, है ना, ये लाल और गुलाबी रंग का था ए वाला, है ना, और जो है ये लाल और काले रंग का था, है ना, और ये जो है लाल और जो है इस प्रकार से कलर अलग अलग थे, है ना। आप मतलब इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार से जो है हमारा जो हड़प्पा, जो प्राग हड़प्पा कालीन कालीबंगा की प्रमुख विशेषताएं हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो हमने यहाँ पे पूरी कर ली। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उतार लें। ठीक है, आपने ले लिया होगा। तो इसके बाद अब हम जो पढ़ेंगे विद्यार्थियों अगली क्लास में, वो हम विकसित हड़प्पा काल की विशेषता और उत्तर हड़प्पा काल की विशेषता को पढ़ लेंगे, और उसके साथ ही हमारा जो कालीबंगा है
वो पूरा हो जाएगा विद्यार्थियों। ठीक है, तो आप तब तक इसे विशेष रूप से आप बार बार पढ़ें, अच्छे से याद करें, यहाँ से सवाल आने की संभावना प्रबल है। और आप इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही फुल डिटेल में चल रहा हूँ, जितना डिटेल में हो सकता है उतना चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से सवाल जो है आने की संभावना प्रबल है। स्पेशल रूप से कालीबंगा को मेंशन किया हुआ है। ठीक है विद्यार्थियों, तो अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।